गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साहित्य चाहे वो किसी भी भाषा का हो, उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो उसकी एक बुनियादी जो चीज़ है वो ये, पहला सवाल ये है कि हम साहित्य पढ़ें क्यों। जब हमारे पास पढ़ने के लिए विज्ञान है, इतिहास है, तकनीकी शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है, ऐसे में साहित्य की क्या आवश्यकता होती है। तो दरअसल हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि साहित्य पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पहली बात, आपके सम्मुख ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्दा पर निर्वृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम साहित्य पर बात करते हैं। इसका अर्थ है काव्यम यस्य, काव्य पढ़ने से यश बढ़ता है, अर्थात समाज में हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है। अर्थकृते, कृते अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती। शिवेतर व्यवहार विदे शिवेतर रचते, आपका व्यवहार, लोक व्यवहार अच्छा होगा, आचरण आपका शुद्ध होगा और अमंगल का नाश होगा। शिवेतर रक्षते, अमंगल का नाश होगा। सद्दा पर निर्वृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे, अर्थात काव्य पढ़ने से हमें शांति प्राप्त होती है और काव्य का जो संदेश अर्थात उपदेश होता है वो उसी प्रकार होता है जैसे कोई कांता अर्थात स्त्री आपको कोई उपदेश देती है और उसकी बात को आप स्वीकार कर लेते हैं। ये तो आपकी संस्कृत की इन पंक्तियों की बात हुई। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ कि दरअसल साहित्य क्यों पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता है। आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का युग है, तो ऐसे में साहित्य पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए मित्रों, साहित्य जो है वो पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मनुष्य में भावनाओं का निर्माण करना, मनुष्य को मनुष्य बनाना। बुनियादी सवाल ये आता है कि जब हम मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए साहित्य ही क्यों पढ़े, क्योंकि इससे पहले ही हमारे पास धार्मिक पुस्तकें, सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छी बातें बताई जाती, कोई बुरी बात नहीं बताई जाती। तो सवाल ये उठता है कि फिर जब हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं और सदियों से ये मनुष्य समाज धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है, फिर उससे क्यों आवश्यकता पड़ती है साहित्य की। तो इसका विशेष कारण ये है कि धर्म जो है वो आदेश देता है। दरअसल धर्म जो है वो 4 आयामों पर काम करता है। पहला है साम, दाम, दंड और भेद। धर्म जो है ये इन 4 आयामों पे काम करता है, साम, दाम, दंड, भेद। आपको पता होगा कि धर्म जो है आपको लालच भी देता है, धर्म आपको डराने का भी काम करता है और धर्म दंड देने का भी काम करता है। एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब मनुष्य को कोई आदेश दिए जाते हैं, उसका ये ऐसी एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि वो आदेशों का कभी भी पालन नहीं करता है। कहीं ना कहीं पर वो उन आदेशों का खंडन करता है, उसका विरोध करता है। परंतु साहित्य हमें कहीं पर भी आदेश नहीं देता है। साहित्य की विशेष बात है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपने कोई भी कहानी पढ़ी हो, प्रेमचंद की कहानी पढ़ी हो या फिर किसी अन्य लेखक की, तो आपने कहानी में देखा होगा कि लेखक आपसे कहीं भी नहीं कहता है कि एक मज़दूर की मज़दूरी उसके मज़दूरी का समय का अंत होने पर उसे दे दी जाए। कहीं पर भी साहित्य आपसे नहीं कहता है। साहित्य ये नहीं कहता है कि किसी गरीब आदमी के हक को नहीं मारना चाहिए या हमें अच्छे काम करना चाहिए। अगर साहित्य इन प्रकार की बातों को प्रत्यक्ष रूप में कह देगा तो ये उपदेश ही हो जाए, जैसा कि धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। परंतु साहित्य आपको कहीं से भी नहीं कहेगा, बल्कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को कड़वी दवा देने के लिए, जो उसके लिए अच्छी होती, बेहतर होती, परंतु छोटा बच्चा नहीं खाता है, उस कड़वी दवा को शहद में, मधु में मिलाकर उसे प्रदान की जाती है और बच्चा खा लेता है और उसके शारीरिक रूप से लाभ पहुंचा। फिर ठीक उसी प्रकार से जो उपदेश होता है वो कथा के माध्यम से, रस के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से आनंद के उच्च शिखर तक आपको ले जाता है और वो जो कड़वा उद्देश्य है वो मीठे स्वादानुसार आप तक पहुंच जाता है। इस तरीके के साहित्य का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो साहित्य पढ़ने का उद्देश्य मुख्यतः वो ये है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना। साहित्य में एक शब्द आता है जो हालांकि ग्रीक भाषा का शब्द है, विरेचन। विरेचन शब्द का दरअसल ये हम संस्कृत में इस भाषा का शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु इसका जो सही शब्द है वो ग्रीक भाषा का कैथारसिस शब्द है। कैथारसिस का अर्थ ये होता है जिस प्रकार से शरीर में जब हमारे कोई रोग हो जाता है, लंबे समय तक रोग रहता है, तो यूनानी मेडिसिन, यूनानी शिक्षा पद्धति में एक जो विशेष जो बुनियादी उनका इलाज का कार्य है वो होता है कैथारसिस यानी विरेचन। वो इस प्रकार की दवा देते हैं आपको जिससे शरीर की जितनी भी गंदगी हो वो आपके शरीर से बाहर हो जाए। साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, विरेचन। साहित्य दरअसल क्या करता है कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं
तो साहित्य के पढ़ने से हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं, या जो भावनाएं हमारी उच्च शिखर पर पहुंच जाती हैं उनका शमन करता है, और जो भावनाएं हमारी दबी हुई होती हैं उन भावनाओं को ऊपर लाता है। यानी साहित्य जो है वो भावनाओं को नियंत्रित संतुलित करने का काम करता है। तो मुख्य बात यह है, जो मनोवैज्ञानिक कारण है साहित्य का वो ये। अब सवाल है कि साहित्य हम पढ़ें, इसके अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्ययन हम क्यों करें? तो पहला कारण है, साहित्य एक ऐसा विषय है, साहित्य जिसका संबंध हर एक विषय से। अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप विज्ञान से जुड़ेंगे, अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र से भी जुड़ेंगे, क्योंकि इन सभी का संबंध मानव समाज है। मानव समाज से संबंधित जितने भी विषय हो सकते हैं उनका संबंध साहित्य से। साहित्य का एक संबंध मनोविज्ञान से है, साहित्य का संबंध इतिहास से है, साहित्य का संबंध भूगोल से है। हर एक विषय, जितने भी मानविकी विषय कहलाते हैं यानी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कहलाते हैं, सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं, उन सभी का संबंध साहित्य से। साहित्य की एक विशेष बात यह है कि यदि आप साहित्य का अध्ययन करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा को, हिंदी भाषा को, मराठी का हो, इंग्लिश का हो, लैटिन का हो, अरबी को, किसी भी भाषा का अगर साहित्य का आप अध्ययन करते हैं तो सिर्फ उस साहित्य के अध्ययन मात्र से आपको अन्य विषयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी होगी अलग से, परंतु कहीं ना कहीं आप इन सभी विषयों का अध्ययन कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप उच्च शिक्षा में साहित्य का अध्ययन करते हैं तो आप इतिहास भी पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र भी पढ़ते हैं और अन्य विषय भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपको दर्शन का भी ज्ञान होगा, क्योंकि निसंदेह दर्शन बुनियादी चीज़ है। दुनिया के जितने भी विज्ञान की शाखाएँ हैं उनका सभी का आधार दर्शन है, फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से आप दर्शन का भी अध्ययन करेंगे, साथ साथ में अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान का भी आप अध्ययन करेंगे साहित्य के तहत। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, यानी विकासवाद का सिद्धांत है, या बिग बैंग थ्योरी है, इनका भी साहित्य से संबंध है। साहित्य बहुत व्यापक है, विशिष्ट है और समृद्ध है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि साहित्य पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, और आशा करता हूं कि जीवन में आप किसी भी विषय में रहें, विज्ञान पढ़ें, तकनीकी शिक्षा पढ़ें या व्यावसायिक वाणिज्य पढ़ें, साहित्य आप ज़रूर पढ़ेंगे। मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जीवन में कुछ भी ना हो तो कम से कम 3 पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। पहला प्रेमचंद की उपन्यास है गोदान। कहते हैं अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो भारत को आपने नहीं जाना। जब आप भारत को जान लेंगे तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र को जानने के लिए मैं दूसरे उपन्यास का सजेशन देता हूं आपको। वो उपन्यास है मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु का। ये जीवन में आपको कभी भी मौका मिले इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। और तीसरा कितने पाकिस्तान। ये 3 उपन्यास है। पहला मुंशी प्रेमचंद का अमर कथा है, और दूसरा मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, और तीसरा कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान है। दर्शकों, आपसे मैं आशा करता हूँ आप पढ़ेंगे। और इस विषय में आपको और बता दूँ, ये उपन्यास हिंदी का एक ऐसा उपन्यास है जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़े हैं इस उपन्यास की सफलता में। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आप गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों को जानने का कोशिश करेंगे, आप भारत से परिचित होंगे। इन उपन्यासों से ग्रामीण जीवन के बारे में जानेंगे। इन उपन्यासों से उभरता हुआ भारत, जो 1947 से लेकर अब तक भारत में जो चीज़ें हुई, जिस प्रकार से सामाजिक विकास हुआ, जिस प्रकार से आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, इस उपन्यास में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।